दुबे जी, AK-47 के 7 बुलेट जब लगे तो क्या लगा, गए काम से? क्रिमेशन की प्लानिंग बनाने लग गया था मैं। बट हाँ, ऐसे नहीं, बट ये था कि जाएंगे तो तिरंगा तो होगा, तिरंगा की बॉडी नहीं जाती है। हाँ। और 2001 एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है कि 2001 ऐसा साल है कि जिस साल JNK असेंबली पे भी अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, 9/11 भी 2001 को हुआ और 13 दिसंबर 2001 भी दिल्ली में हुआ। तो 9/11 ने तो दुनिया में टेररिज्म की डेफिनेशन चेंज कर दिया। और मुझे आपने बताया आपके पास अभी बॉडी में आप एक गोली लेके चल रहे हैं 23 साल से। लगता है रिकोशे होके, डायरेक्ट हिट ना होके किसी हार्ड पॉइंट पे हिट होके रिकोशे होके बॉडी में घुसी मेरे। नहीं तो उस गोली की वेलोसिटी ऐसी होती है कि उसको बॉडी में रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने लेफ्ट ग्रेटर सियोटिक नाच के ऊपर फंसी हुई है, यूरिन ब्लैडर के ऊपर। तो उसको गोली को निकाला, 6 गोलियां निकल गई। 6 तो अपने आप ही निकल गई फाड़ के। अच्छा, वो फाड़ करके निकल बॉडी को यहाँ से निकल, वहाँ से निकल गई। मेरे यूनिफॉर्म मेरी होल है यूनिफॉर्म में पूरा। होल तो इससे ज्यादा वो का है। यूनिफॉर्म रखी होगी आपने, हाँ, पूरा सजा करके। बड़ी शानदार होल है, कहाँ से घुसी कहाँ से निकली, एक एक होल उसका उन गोलियों को बयान करता है कि कैसे मैं बचा। एंड होल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बुलेट्स आई हिट एट माय बॉडी। दिखाइए आपका पेट। ये कंप्लीट है। ये इसका ये आप इस समय जो वॉर चल रही है US, इजराइल और वेस्ट एशिया में, हाँ, आपके क्या ओपिनियन है? इसको देख के मेरी लार्जर ओपिनियन ये है कि कहीं निगाहें कहीं पे निशान। एंटी टेररिस्ट फ्रंट का चीफ केंट ने आज मॉर्निंग में रिजाइन दे दिया अमेरिका में, जो ट्रंप का सबसे ट्रस्टेड आदमी था। He resigned in the morning saying that the entire ground on which the war has been fought is totally false. थर्ड सर्जरी में उन्होंने उस रूट को स्टार्ट किया और बाद में बबल पस के जो इंजरीज थे उसको ठीक करना हो गया। बड़ी टेस्टी कॉफी थी। ना इतने बहुत ही नशा हो गया, मजा आ गया। ये बाकी में टेस्टी है। कॉफी की इंटेंसिटी में घुसी हुई मिठास। I'm sorry. दुबे जी, AK-47 के 7 बुलेट जब लगे तो क्या लगा, गए काम से? क्रिमेशन की प्लानिंग बनाने लग गया था मैं। बट हाँ, ऐसे नहीं, बट ये था कि जाएंगे तो तिरंगा तो होगा, बिना तिरंगा के तो बॉडी नहीं जाती। हाँ। एक्शन में अगर किसी की शहादत हुई है, हाँ, तो देश तिरंगा तो उसको मिलता है। एक ऑनर तो मिलता है कि जो उसकी जो मैयत है, जो उसका लास्ट राइट्स है। हुआ क्या था, वो जो 7 बुलेट एक साथ लगे और आज आपको 23 साल के बाद, 23 साल हो चुके हैं? 23 साल हो गए। कितने ऑपरेशन हुए आपके बॉडी के ऊपर? आपने तो बहुत सारे ऑपरेशन किए होंगे, लेकिन आपकी बॉडी पे कितने ऑपरेशन हुए? शुरू में तो गिनता था, बाद में थोड़ा गिनना बंद कर दिया। लेकिन हाँ, इमीडिएटली इंजरी के बाद तो जस्ट टू सेव द लाइफ 2 मेजर ऑपरेशन हुए थे। एक तो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, पूरा एब्डोमेन को मिड लाइन से काट दिया था। बहुत बढ़िया जी, जस्ट टू आप सर्वाइव किया आपने, तारीफ है। उसके बाद हाथ का ऑपरेशन हुआ, सेम एक ही OT एडमिशन में ये दोनों हुआ, इमरजेंसी एडमिशन। लेकिन बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए तो 2007 में एक ही कैलेंडर ईयर में 3 बार ऑपरेट हुआ स्टमक मेरा, अप्रैल, अगस्त एंड दिसंबर 2007। आपका स्टमक मैंने देखा है, देख के रोकते मेरे खड़े हुए हैं आपके स्टमक की हालत को देख। हाँ, वो गैस्ट्रो के सर्जन एम्स के कहने लगे कि ठीक नहीं होगा तो जिप लगा देंगे, बार बार कौन खोलेगा। तो मैंने कहा कि सर, आई मीन दे टोटल लाइटर पार्ट, डॉक्टर NR दास, आई स्टिल रिमेंबर, जिप लगा देंगे। आई वाज एन इलियल बैग, एक्सटर्नल बैग, बिकॉज इंटेस्टाइन वाज टोटली इन अ वेरी बैड कंडीशन। तो उन्होंने एक्सटर्नल बैगेज लगा रखा था। कुछ एक महीने, कुछ एक साल तो बहुत बुरे गुजरे होंगे। वो करीब 4-4.5 साल तो बहुत बुरे गुजरे। हुआ क्या था? Actually, it all happened because of the multiple bullet injuries inflicted on my body. नहीं, हुआ क्या था? Encounter क्या था? ये हुआ कि 2001 में वर्ल्ड का एक बड़ी खतरनाक घटना हुई थी, जिसका केंद्र दिल्ली था। और इत्तेफाक से आप जहाँ बैठे हुए हैं, ये वहीं पर था। कमला नगर का एरिया भी उससे कनेक्टेड रहा है उस हिस्ट्री से कि भारत की संसद जब सेशन में थी, पार्लियामेंट जब सेशन में थी, तो 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट में डे लाइट में अटैक हुआ था। पाकिस्तान से आए हुए 5 आत्मघाती सुसाइडर्स जो थे, जैश ए मोहम्मद टेरर ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने धावा बोला था। 242 MP पार्लियामेंट के अंदर थे, सत्र चल रहा था, प्रश्नकाल था और उस समय थोड़ा ब्रेक हुआ था। उपराष्ट्रपति का भाषण समाप्त हुआ था, वो बाहर निकल रहे थे, कृष्णकांत जी, और प्राइम मिनिस्टर महोदय अपने चैम्बर में जा चुके थे। तभी अटैक होता है और उस अटैक का रिजल्ट ये होता है कि टेररिस्ट अंदर तो घुस जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का जो अंदर की बिल्डिंग है उसके अंदर वो दाखिल होने में नाकामयाब रहते हैं। ऑल 5 वर किल्ड देयर। तो वो एक उस समय दुनिया में यही एक ऐसी संसद थी पहली जिसपे किसी आर्म्ड ग्रुप ने अटैक किया था। उसके बाद भी मेरे ख्याल से नहीं हुआ। उसके बाद कुछ जगह कनाडा में छोटा सा हुआ था। अच्छा। कुछ जगह वर्ल्ड में हुआ है, लेकिन इस मैग्नीट्यूड का अटैक एक ही था। और 2001 एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है कि 2001 ऐसा साल है
कि जिस साल JNK असेंबली पे भी अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, 9/11 भी 2001 को हुआ, और 13 दिसंबर 2001 भी दिल्ली में हुआ। तो 9/11 ने तो दुनिया में टेररिज्म की डेफिनेशन चेंज कर दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड के पूरे एटीट्यूड को उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया, और एक नई परिभाषा लिखी गई 9/11 के बाद। तो भारत का अटैक भी ये उसी फेज में रहा है। तो उसकी जब जांच हुई, जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन कनॉट प्लेस, वो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज था, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यानी पोटा, जो एक नई लीगल रिजीम आई थी, उसके तहत दर्ज किया हुआ FIR नंबर 1 यही है। यानी एक ही FIR दर्ज हुई थी, और यही लास्ट FIR थी, क्योंकि उसके बाद पोटा रिपील हो गया और दूसरी कोई FIR उस लॉ के तहत दर्ज ही नहीं हुई हिस्ट्री में। अच्छा, तो फर्स्ट एंड लास्ट FIR अंडर पोटा 1/2001 पार्लियामेंट अटैक। और इन्वेस्टिगेशन में बात उभर के आई कि दी टेररिस्ट हुई चीफ ऑपरेशनल कमांडर ऑफ न्यूली क्रिएटेड जैश-ए-मोहम्मद टेरर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पाकिस्तान बाय मौलाना मसूद अजहर। उसका जो चीफ ऑपरेशनल कमांडर है भारतीय सॉइल पे, जो कि कश्मीर में है, राना ताहिर नदीम, कोड नेम गाजी बाबा, जो कि गुरिल्ला वार लड़ा हुआ था अफगानिस्तान में 10 साल, और ISI के मेजर रैंक पे एम्प्लॉयड था, और उसको इंडिया भेजा गया था इसी काम के लिए। उसने ये अटैक दिल्ली में प्लान किया, क्योंकि जो टेररिस्ट थे उनके मोबाइल फ़ोन से डेटा निकले, सैटेलाइट फ़ोन गाजी बाबा का नंबर ट्रेस हुआ, जांच आगे बढ़ा, और पोटा ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया कि गाजी बाबा ताहिर नदीम राना को इंटरपोल की भी मदद लेनी पड़े तो दुनिया में कहीं भी है छुपा हुआ, उसको लेके आना है ट्रायल फेस करने के लिए, और तारीख जो उसका नंबर 2 डेप्टी था। ये जजमेंट का पार्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में अपील हुई, उसमें भी जजमेंट जो है कायम रहा। सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, उसमें भी जजमेंट कायम रहा, एक्सेप्ट कि प्रोफेसर SAR जिलानी छूट गए। गिलानी जी का क्या रोल था इसमें? जो टेररिस्ट मारे गए उनके मोबाइल फ़ोन से जो डेटा निकला, उस डेटा में वे नंबर जिनको उन्होंने कांटेक्ट किए थे, उसमें जिलानी जी का भी एक नंबर था। तो निश्चित रूप से एक इतने बड़े लेवल का केस हुआ था, तो यहाँ पर लगता है लोकल सपोर्ट या कॉमन कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने में टेररिस्ट को कहीं ना कहीं उसे मदद मिली हुई होगी। हालांकि जिलानी जी लास्ट में छूट गए। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि ऑल्दो द कंडक्ट ऑफ प्रोफेसर जिलानी इज नॉट अबव द बोर्ड, बट इन ऑब्सेंस ऑफ क्लिंचिंग एविडेंस कोर्ट फील्स टू रिलीज हिम ऑफ द चार्जेस। इस पे को रिलीज कर दिया गया था। लेकिन आपको गोलियां कैसे लगी? मुझको गोलियां इसलिए लगी कि ये जो आतंकवादी मारे गए दिल्ली में पार्लियामेंट अटैक के बाद, इनके जांच के बाद जब गाजी बाबा का नाम इमर्ज हुआ, तो गाजी बाबा वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल टेररिस्ट। ओके, ही वाज डिक्लेयर्ड ऑलमोस्ट सिनोनिमस एज ओसामा बिन लादेन फॉर द इंडिया। नंबर 1 टेररिस्ट बना वो हमारा। जिसने पार्लियामेंट अटैक किया वो नंबर 1 टेररिस्ट ही बनेगा। जिस तरह के टारगेट पे अटैक किया उसने। मैं कश्मीर में ऑलरेडी था डिप्लॉयड 2000 से। अच्छा, तो मेरा सेकेंड टेन्योर था। इससे पहले मैं साउथ कश्मीर में 1994 टू 1997 काम कर चुका था, जब टेररिज्म। तो आपकी पोस्टिंग में श्रीनगर में थी? श्रीनगर प्रॉपर में थी। और इसको सब लोग ढूंढ रहे थे। ही वॉज ए हॉट असेट, ही वॉज ए हॉट केक फॉर एवरी सिक्योरिटी फोर्सेज इंक्लूडिंग JNK पुलिस, दिल्ली पुलिस, यहाँ पर पार्लियामेंट अटैक करके सीधा भागा श्रीनगर। ये ऑलरेडी वहीं था, इसने पूरे अटैक को वहीं से डायरेक्ट किया। मास्टरमाइंड क्या था? अच्छा, ही वाज नॉट प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। ही वाज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, मास्टरमाइंड ये ही था। मास्टरमाइंडेड द अटैक। ठीक है, ओके। ही वाज और इसके पीछे मसूद था? मसूद इसके पीछे था। हाँ। जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ था। ठीक है। 31 दिसंबर 1999 को छोड़ा गया था वो। तो गाजी बाबा ने पूरा ही कंप्लीट प्लानिंग लैपटॉप पे उसी ने की थी। 10 लाख रुपए उसको वहाँ डिलीवर होने थे कश्मीर में। यहाँ पर सब्जी मंडी, आज़ादपुर सब्जी मंडी, फ्रूट ट्रक में वेपन आए थे। और जो टेररिस्ट सुसाइडर्स थे उनको किश्तों में दिल्ली में भेजा गया था, और पटेल चेस्ट के नज़दीक एक सिविलियन के मकान को किराए पर लेकर उनको रखा गया था। और तिलक मार्केट से एम्बेसडर कार सेकेंड हैंड को, उसके बूट को डिज़ाइन करके उसमें एक्सप्लोसिव भरे गए थे। ये सारे लॉजिस्टिक्स थे। और ये पटेल चेस्ट के घर के अंदर भी जो बाल्टी, मग, सोने का कंबल, गैस का सिलेंडर, खाने का जो सामान, राशन, जो भी एक लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो सारा लोकल जो लोग नॉमिनेट हुए थे उन्होंने प्रोवाइड किया था। तभी तो पाकिस्तानी 3 महीने सर्वाइव किए। अच्छा, 3 महीने तक यहाँ पर थे वो? 3 महीने थे। उसके बाद डेट डिसाइड किया गाजी बाबा ने, नाउ दिस इज द डेट एंड यू हैव टू अटैक। फिर उन्होंने अटैक किया। लकीली वो अटैक असफल रहा, लेकिन गाजी बाबा हमारे लिए नंबर 1 प्रॉपर्टी बन चुका था। बिल्कुल। सन 2000 में मैं ऑलरेडी कश्मीर में था। अब हुआ क्या? 2001 के पार्लियामेंट अटैक को मैंने टीवी पे देखा था। तब हमें नहीं पता था कि इसका मेन आर्किटेक्ट कौन होगा, और वो आर्किटेक्ट ऐसा कोई जिससे हमारा आज के 17 महीने बाद पाला पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब 17 महीने की बात है। 2003 की बात हुई? 2003 अगस्त, 30 अगस्त की बात है। गाजी बाबा आपको मिले श्रीनगर में। उसमें क्या हुआ कि प्रधानमंत्री महोदय कश्मीर विजिट करने आए थे, श्रीनगर विजिट पे आए थे। PM का वो टेररिज्म का पहला विजिट था कि श्रीनगर सिटी उन्होंने चुना कि मैं आऊँगा। और उनका जो विजिट हुआ, उस विजिट के दौरान गाजी बाबा का जो एस्पिरेशन था, जो उसके एम्बिशंस थे हायर टारगेट अचीव करने के, वो उसके फिराक में था।
और वो जंगल पहाड़ी से निकल के उस सिटी के अंदर आ गया था। सिटी के अंदर उसने हाइड आउट बनाए थे और उस हाइड आउट में रह के वो कंप्लीट किलिंग्स को एग्जीक्यूट करता था श्रीनगर सिटी में। तो प्रधानमंत्री महोदय 27 अगस्त को आए। 27 अगस्त को एक सुसाइड अटैक हुआ लाल चौक में, जिसमें प्रधानमंत्री के काफिले पे अटैक नहीं हुआ, लेकिन काफिला तो करीब 500 मीटर दूर से निकल गया था, बट एक होटल को निशाना बनाया जिसमें 6 लोग मारे गए थे। उसमें 2 शहादत बीएसएफ की हुई थी और पूरे 6 टेररिस्ट को बीएसएफ ने मारा। पूरी रात कमरे में घुस के सुबह होते होते 5 बजे तक क्लियर किया बिल्डिंग। और प्रधानमंत्री महोदय उस दिन ओवरनाइट रह श्रीनगर में ही ठहरे हुए थे, जैसे कि कोई नॉर्थ कैंपस में ठहरा हो और यहाँ इनकाउंटर चल रहा हो। डिस्टेंस यही थी। हमारे साथ में थे नॉर्थ। एग्जैक्टली। अगले दिन प्रधानमंत्री महोदय को वापस जाना था 28 अगस्त को। अच्छा जी, डी डे आ गया, ये डी डे है। डी डे थे। अब उसमें टेररिस्ट की क्या प्लानिंग होती है कि प्रधानमंत्री का विजिट एक बड़ा ओकेजन है। इस दौरान कोई भी हम अटैक करेंगे वो इंटरनेशनल मीडिया में कवर होगा, और ये वो चाहते थे। तो 27 अगस्त का अटैक किया उन्होंने, जो कि पूरा इंटरनेशनली कवर हुआ। 28 को भी इनकी प्लानिंग अटैक की थी। 28 को जो दूसरा दस्ता था सुसाइडर, पाकिस्तानी, बहावलपुर का रहने वाला, नहीं, ही वाज फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान, उसको हमने जिंदा पकड़ लिया अटैक से पहले। अच्छा। ही हैड सेट आउट फॉर अटैक, बिफोर ही कुड अटैक ही वाज ओवरपावर्ड बाय अस अलाइव विद कंप्लीट माल असबाब, पूरा जितने जेवर जेवरात शरीर पे हो सकते हैं, इंक्लूडिंग AK-47, पिस्टल, एक्सप्लोसिव मैगजीन, ग्रेनेड, यस। और पीएम का जहाज उड़ चुका था दिल्ली के लिए। अच्छा। सेफली वो जा चुके थे। वह अटैक कर नहीं पाया, और हमको जब जिंदा मिला तो अलाइव टेररिस्ट बहुत वैल्यूएबल होता है, बिकॉज ही इज द बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। उसका इंट्रोगेशन हम शुरू करते हैं दिन में 4 बजे से। कितने बजे पकड़ा आपने उसको? 3:30 के करीब पकड़ लिया था। और प्राइम मिनिस्टर कब निकले? प्रधानमंत्री 1 बजे चले गए थे। अच्छा, 1:30 बजे वो निकले। पीएम 1 बजे चले गए थे। अच्छा। हम लोग भी एयरपोर्ट गए थे रिस्पेक्ट पे करने। आपके हाथ में कैसे चढ़ गया ये? जी, ये इतनी बड़ा क्लू आपके हाथ में कैसे चढ़ गया? हाथ में ऐसे चढ़ा कि ये जो डेप्टी चीफ पाकिस्तानी मिला हमको, अंसार भाई नाम था उसका, उसका इंट्रोगेशन हमने शुरू किया। ही वॉज वेरी हार्ड नट टू क्रैक। लेकिन ऑपरेशनल एरिया में अगर घटना की डिटेल्स आपके दिल के साथ है, यानी अगर आपकी माइन्यूटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके हार्ट के अंदर है, तो ये बड़ा इजी हो जाता है इंट्रोगेशन करना। क्योंकि कोई भी टेररिस्ट ना, ही आल्सो टेस्ट्स यू, वो भी आपका इम्तहान ले रहा होता है। ऐसा नहीं है आप कितने डीपर हो, कितना ज्यादा उसको टॉर्चर कर सकते हैं। छोटे बच्चे को भी आजकल समझाइए तो छोटा बच्चा भी आपको टेस्ट करता है कि ये बता तो रहे हैं, लेकिन फाइनली इनको कितना पता है। तो दे आल्सो वर्क ऑन दैट फिलॉसफी। तो इंट्रोगेट करते करते कुछ ऐसा क्लू हमारे पास, हम लोगों ने रजिस्टर्स में जो मेंटेन करते थे, सॉफ्ट कॉपी का ज़माना था, कोई भी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, पेजर और मोबाइल हमने देखा नहीं था, लैपटॉप था नहीं हमारे पास, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, जो था ह्यूमन इंट था। ह्यूमन इंटेलिजेंस, मालूमात एरिया का, कथाएं, कहानियाँ, एनेक्डोट्स, क्या देखा, कैसे देखा, उसको परखने की क्षमता हमारे पास काफ़ी अच्छी थी। तो उस पाकिस्तानी के पूरे बॉडी लैंग्वेज, उसके साथ मिले हुए सामान, उसके प्रोफाइल, सबको देखते हुए हमने जब इंट्रोगेशन थोड़ा आगे बढ़ाया तो उसका कोई वीक पॉइंट हमको मिल गया। इन द सेंस कि कुछ दिन पहले उसने किलिंग की थी, किलिंग करके भागा था, तो वायरलेस सेट पे उसने उसको क्लेम किया था, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम खाली वायरलेस सेट होता था ऑफ वेरियस मेक, वेरियस फ्रिक्वेंसी, वेरियस मॉडल। हम लोग भी पैरेलल वह वायरलेस सेट एक मॉनिटरिंग कमरे में रखते थे। कौन से वायरलेस सेट? जो इन्हीं से हम सीज करते थे, इन्हीं आतंकवादियों से जब्त किए हुए वायरलेस सेट, कोर्ट से इजाज़त लेकर जिम्मेनामा पर, उसको जिम्मानामा बोलते हैं, सुपुर्दनामा बोलते हैं, सेफ कस्टडी के लिए, विद अंडरटेकिंग कि जब भी कोर्ट को जरूरत होगी हम ये प्रॉपर्टी कोर्ट को सबमिट कर देंगे। टिल दैट टाइम हम बोनाफाइड ड्यूटी के लिए ऑपरेशनली से यूज करेंगे। तो हम लोग भी लाइन से सारे वायरलेस सेट ऑन करके रख दिए थे, और उसकी बैटरी चार्ज करते रहते थे। उसमें बकवासनामा आता था, गाली आता था, धमकियाँ आती थी, कुछ कुछ ये बोलते रहते थे, क्योंकि ये भी अपने हायरार्की में किलिंग्स को क्लेम करते थे, अपने अचीवमेंट को एक्नॉलेज करवाते थे, कहते थे कि आई हैव डन इट, या हमने काम कंप्लीट कर दिया। जैसे नॉर्मल सिस्टम में होता है, किसी को आपने कोई काम दिया तो आपको एक्नॉलेज करता है कि इट इज़ डन, इट इज़ कंप्लीटेड, इट इज़ अचीव्ड, रिपोर्ट देते हैं लोग ना। तो उसमें रिपोर्ट देने का ही तरीका था। तो इनके जितनी बकवास थी ना, वो सब हम डायरी में लिखते थे, एक मोटा सा रजिस्टर जो देखने में बड़ा बल्कि था, गंदा सा लगता था। तो हमने क्रैक कर लिया कि ही इज़ दी राइट हैंड ऑफ काजी बाबा। तो उस रात वो हमको अपने हाइड आउट पे ले गया। अच्छा, ये बात है प्राइम मिनिस्टर के आने के एक रात पहले की? एक नहीं, प्राइम मिनिस्टर चले गए उस दिन की बात है, 28 की बात है। प्राइम मिनिस्टर गए हमारे 1-1:30 बजे, आपने को 3:30 बजे पकड़ा कैसे? पकड़ा इसलिए कैसे पड़ गया? पकड़ा इसलिए कि ये एक, जब तक प्राइम मिनिस्टर गए नहीं थे तब तक गलियों का चाक चौबंद बहुत तगड़ा था। यानी रोड ओपनिंग पार्टी और सिक्योरिटी फोर्सेज की स्ट्रीट पे प्रेजेंस इतनी ज्यादा थी कि वो निकल नहीं पा रहा था। ज्यों पीएम गए त्यों सिक्योरिटी थोड़ी लूजन हुई, लोग वापस जाने लग गए, भाई तो पीएम चले गए। उस गैप का फायदा लेकर के ज्यों ये स्ट्रीट पे आया, हमारी पेट्रोल पार्टी कुदरतन ऑटोमेटिक लकली नेचुरली इसे पकड़ लिया। ये हमारा टारगेट नहीं था। जैसे कोई रास्ते में टकरा जाए किसी को,
तो वो पेट्रोल पार्टी ने इसको ओवर पावर कर लिया। इसने भी नहीं सोचा था कि हमारी किस्मत इतनी खराब है कि मैं निकलूंगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। पकड़ने के बाद इसको बंडल बना के उठा के लेके आ गए, पूरी सामान, इक्विपमेंट, वेपन, ग्रेनेड्स, पूरी बॉडी से 5 लड़कों की टीम थी, उन्होंने ओवर पावर करके इसका सब सामान लेके आ गए, खाली करके। और जब बातचीत शुरू हुई तो फाइनली हम समझ गए कि ये जैश ए मोहम्मद का नंबर 2 है हायरार्की में। इंट्रोगेशन हुआ तो उसने बोला, साहब गाजी बाबा तो मैं आपको तुरंत नहीं पकड़वा सकता क्योंकि मैं उसके अड्डे को जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो आर्मरी है यानी जैश ए मोहम्मद का सिटी के अंदर जो हथियार का सबसे बड़ा शस्त्रागार है, मैं उसका कस्टोडियन हूँ, वहाँ तक मैं आपको ले चलता हूँ। तो उस रात हम लोग वहाँ गए और हमने उस रात की रिकवरी करी। बहुत शानदार रिकवरी रही, पूरी गाड़ी वेपन से भर गई। उसने बोला कि एक और पाकिस्तानी पेयर होगा, अगर अवेलेबल होगा तो यू शुड बी रेडी फॉर इनकाउंटर। लेकिन जब हम घर के अंदर घुसे तो पाकिस्तानी हमको मिला नहीं, तो इनकाउंटर तो हमारा नहीं हुआ। इनकाउंटर मतलब कि हमारे पे गोली चलाएगा, हमें उसको मारना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अंडरग्राउंड था किचन, एक किचन ज़मीन के ऊपर बना हुआ था, लेकिन उसके फ्लोर के नीचे एक पैरेलल चैम्बर था और उसकी एंट्री थी वॉल के साथ। म्यूजिक के स्पीकर्स बड़े बड़े रखे थे। स्पीकर्स को अगर आप रिमूव करेंगे तो उनके पीछे कोलैप्सेबल शटर था, उनको अगर प्रेस करेंगे तो नीचे जाने की सीढ़ी थी। तो वो पूरा हमने रिकवरी की। बड़ा एक अजूबा हाइड आउट देखा हमने। ग्रेनेड्स, पिस्टल्स, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट्स, वायरलेस सेट, चार्जिंग इंजन, एक्सप्लोसिव डिवाइस, उसको तौलने का सामान, उसके आइडेंटिटी कार्ड बनाने की फर्जी मशीन, लेमिनेशन मशीन, मैट्रिक्स की किताबें, आई कांट काउंट इट, इतनी लंबी लिस्ट थी, 2 पेज कंप्लीट। इतना सामान हमने निकाल करके जब हम चलने लगे रात को, 28 की रात को, तो हमने मकान मालिक को भी साथ ले लिया जिसके घर यह हाइड आउट बना था। तो हमारे पास एक मकान मालिक हो गया, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हमारे कब्जे में हो गया। तो हमारे लिए हैंड्स फुल हो गया, रात भर का काम तो शुरू हमारे। 12 बजे के करीब हम वापस आ गए अपने हेडक्वार्टर में। इट वॉज वेरी क्लोज बाई, 15 मिनट का रास्ता था। इस पाकिस्तानी का इंट्रोगेशन शुरू किया और मकान मालिक का शुरू किया कि किस खुशी में आपके यहाँ इतना माल था। अलग अलग किया होगा? अलग अलग, डेफिनेटली अलग अलग रखते हैं हम लोग। तो उस मकान मालिक ने बोला, साहब इसमें मैं कुछ नहीं, जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन ने 6 लाख रुपए पे करके ये मकान खरीद के मेरे नाम बैनामा किया है, तो रजिस्ट्री तो इस मकान की मेरे नाम है। इन लिव ऑफ दैट ग्रेटिट्यूड ये हमारे घर को टेरर एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा इतना शानदार हाइड आउट बना कैसे है घर में तुम्हारे? तो उसने बोला, साहब हमने नहीं बनाया, इसको बनाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड कारपेंटर है जो ज़िला अनंतनाग के फलां गाँव में रहता है, उसका ये नाम है। उसको अगर रात में आप पिक कर लोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। एंड ही हैज़ मेड मल्टीपल हाइड आउट्स ऑफ द सेम नेचर। भाई, ये 28 की रात को उसने खुलासा किया। हाँ। हमने उसी रात रेड किया। 70 किलोमीटर दूर अनंतनाग में एक जगह है कोकरनाग, जहाँ से झेलम नदी ओरिजिनेट होती है। वो गांव में सोए मिल गया घर के अंदर, उसको उठा के लाए। तो हमारे पास 3 कैरेक्टर हो गए, पाकिस्तानी, मकान मालिक एंड कारपेंटर। तीनों का 3 कमरों में इंट्रोगेशन शुरू हुआ 29 के दिन में। इंट्रोगेशन चलता रहा लेकिन शाम तक उसने बताया नहीं। कारपेंटर ने की, मतलब तीनों से भी कुछ अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर हमने कारपेंटर और मकान मालिक को कन्फ्रंट करा दिया कि तुम्हारे 2 में से एक आदमी झूठ बोल रहा है, जो झूठ बोल रहा है वही मरेगा, मतलब किलिंग वारंट उसी का निकलेगा। तो जब दोनों आमने सामने हो गए तब कारपेंटर ने कबूल कर लिया, यस आई हैव डन इट। और इस तरह के मैंने करीब 8-10 हाइड आउट बनाए हैं ऑन गन पॉइंट एंड आई एम पेड फॉर दैट। तो ये हुआ कि बिस्मिल्लाह कहाँ से करें? तो उसने बोला कि बाकी का तो नहीं, श्रीनगर सिटी के अंदर मैंने एक हाइड बनाई है, वो मैं पहचानता हूँ, वहाँ तक आपको ले सकता हूँ। ये करते करते शाम के 6 बज गए। तो हमने गाड़ी में उसको डाला और अपनी टीम डाल के सिविल गाड़ी में वो घर की रेकी कर ली अर्ली इवनिंग में ही 7-8 बजे करीब। और घर हमने देख लिया कि ये घर है जिसके अंदर हाइड आउट बनाया है। उस घर के अंदर कौन मिलेगा ये तो बात की कहानी है। अच्छा, वापस चले आए। अच्छा, फिर इंट्रोगेशन वगैरह शुरू हो गया। रात के करीब आपको कुछ नहीं पता था आप किसका इनकाउंटर करने वाले? ये तो बात तो गाजी बाबा से लिंक हो रही थी क्योंकि डिप्टी चीफ हमारे पास जो था वो गाजी बाबा का ही डिप्टी चीफ था। हाँ। लेकिन वहाँ गाजी बाबा मिल ही जाएगा ये नहीं पता था। अच्छा, नहीं भी मिल सकता था। जिस तरह से कि प्रीवियस नाइट में हमने हाइड आउट रेड की और वहाँ पाकिस्तानी नहीं मिला, सिर्फ सामान मिला। हो सकता है इस हाइड आउट में हम जाते, हाइड आउट मिलता, वो नहीं मिलता, वो कहीं और शिफ्ट हो जाता। लेकिन आई थिंक, लेकिन आपका आइडिया था कि गाजी बाबा मिल सकता है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन की चेन ही वही थी ना। रात के 10 बजे हमने डिसाइड किया कि भोर में चलेंगे, अभी नहीं जाएंगे, 3:30 घुसेंगे घर में, क्योंकि 10 बजे का टाइम थोड़ा सा सक्सेस के लिए बहुत ठीक नहीं होता। कुछ लोग जग भी रहते हैं। 10 PM की बात कर रहे हैं। तो सुबह 3-3:30 बजे 3:30 का डिसीजन हुआ। 3:30 बजे हम लोग तैयार हुए और सीधा उस घर को हिट किया, उस घर को घेरा, अंदर घुसने के बाद ग्राउंड फ्लोर सर्च किया। कुछ परिवार के मेंबर्स मिले जिनको एक कमरे में रख दिया, लेकिन किसी ने हिंट नहीं किया कि इस मकान में और कौन है। फर्स्ट फ्लोर पर भी कुछ नहीं मिला। टॉप फ्लोर पे जब हम लोग चढ़े तो एक कमरा था, वो कमरा बिल्कुल खाली था, वॉल टू वॉल कारपेट था, लाइट भी नहीं जल रही थी, कोई ये प्रॉपर्टी नहीं थी, शूज़ नहीं था, चप्पल नहीं था, शाल नहीं था, चादर नहीं था, कोई पानी का बर्तन नहीं था, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है, लेकिन कारपेट वरपेट बिछा हुआ था। तो हमने दीवार पे टटोल के लाइट जलाई। हम लोग कुल 9 लोग थे जो घुसे।
9 में एक कारपेंटर भी साथ था हमारे, लेकिन कारपेंटर सीढ़ियों में रह गया, अभी पूरा ऊपर तक चढ़ नहीं पाया था। घर खाली था, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हुआ कि यहाँ तो कुछ मिला नहीं। तो और हम लोग बिल्कुल कमरे के अंदर चहलकदमी कर रहे हैं। वी आर 1 मीटर अवे फ्रॉम द डेथ। फिर कारपेंटर को ऊपर लिया, हमने बोला यार तुमने पूरी रात चींची की और हमें तो कुछ मिला नहीं, तुम बेवकूफ़ बनाया, तुम ठीक आदमी नहीं हो यार, तुम्हारे साथ दोबारा बैठना पड़ेगा। तो कारपेंटर ने इशारा किया, दीवार में फिटेड एक ग्लास की तरफ इशारा किया। वो ग्लास तो बड़ा सुंदर था, लेकिन उसके पीछे चीज़ बड़ी खतरनाक थी। तो अभी हम कुछ प्लानिंग बनाए, क्या करें। समझ लीजिए कि एक रूम के अंदर अब हैं, हम रिट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, हम आगे जाने का कुछ है नहीं, एक ही चीज़ बची थी कि जो ग्लास उसने दिखाई उसी को एक्सप्लोर करें। तो हमारे एक ऑफिसर बीनू चंद्रन ने ग्लास के ऊपर मारा किक। उससे पहले वो ग्लास के सामने रखे हुए कंघी से अपने बाल भी ठीक किए, क्योंकि उसके ट्रे में वो सारी चीज़ रखी थी, जस्ट लाइक ए लुकिंग मिरर। ग्लास भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा था, लेकिन साइड में एक हिंज लगा था, जो कि जनरल ग्लास में होता नहीं है। हिंज तो परमानेंटली फिटेड होता है। था क्या कि वो हिंज खोलिए तो ग्लास ऐसे खुल जाएगा, और पैर अंदर डालिए तो पीछे एक पैरेलल रूम था जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। ग्लास का तोड़ना और हमारा स्वागत AK-47 से हुआ। ज़ोरदार फायर, एक जवान तो तुरंत गिर गया, शहीद बलबीर सिंह, और एक जवान नीलकमल दास के हाथ में गोलियां फाड़ के और शोल्डर में फाड़ के निकल गई। एक शहीद हो गया, एक इंजर्ड हो गया। दोनों ऑपरेटर ग्रेनेड से इंजर्ड हो गए, 3-4 जवान और इंजर्ड हो गए। लास्ट में हम 3 लोग अंदर बचे, मैं, एक बीनू चंद्रन डिप्टी कमांडेंट, एक CP त्रिवेदी मेरे बैचमेट, और एक ऑफिसर नीचे जो जैकेट लेने गया था ऊपर चढ़ नहीं पाया था। 3 लोग बचे थे, और उस शीशे के अंदर से फायर हो रहा है। तब तक एक आदमी स्टेप आउट करने की कोशिश की, 14 राउंड में फायर कर चुका था। बाद में उसको लटके हुए देखा, आगे मुंह के बल लटके हुए। कौन था हमें कोई आइडिया नहीं, क्योंकि उसी के सेकंड बाद ही मैं भी हिट हो गया। तो मेरे दाहिने हाथ में कंप्लीट बस्ट लग गया, AK-47 के बॉडी पे भी लग गया, राइफल मेरी हाथ से छूट गई, पिस्टल थी, और आई वॉज ब्लीडिंग। बॉडी में और कहाँ चोट लगी इसका मुझे कोई इल्म नहीं था, न कोई महसूसियत था, न उसका कोई मुझे इफेक्ट दिख रहा था। हाथ का दिख रहा था, बिकॉज दिस हैंड वॉज नॉट लिसनिंग माई कमांड। सेंसरी नर्व इसकी चली गई थी पूरी। तब तक एक जो पैरेलल एक टेररिस्ट था, उसने टेरेस से जंप करने की कोशिश की। अच्छा, हाँ, टेरेस से? हाँ, सेकंड फ्लोर से या थर्ड फ्लोर? नहीं, सेकंड से सीधा नीचे। तो वो नीचे मारा गया, वो कूदा, एंड जो कॉर्डन में जवान थे उन्होंने उसको मार दिया, जो कि हमें बाद में पता लगा। जो औंधे मुंह पड़ा था वो तो हमने देख लिया, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इसका कोई इल्म नहीं था। एक्चुअल 2 ही थे वो, और एक पाकिस्तानी ऑलरेडी हमारे पास था। तो हमारे ग्रुप में 3 ही बचे, बाकी तो छोड़ चुके थे कमरा। सबको माइनर इंजरी हुई थी ग्रेनेड की, दे वर इन पोजीशन टू वॉक, एक्सेप्ट एक के हाथ में लग गई थी और एक शहीद हो गया था। ये 3 भी 2 ग्रुप में बंट गए हैं, यानी 2 हो गए क्रॉस द टेबल, जैसे आप बैठे हैं, ये फायर लाइन है, मैं अकेले इधर। तो मैंने सोचा कि अब मुझे जगह छोड़नी चाहिए, निकलना चाहिए। तो मैंने उस राइफ़ल को लेफ्ट हाथ में लिया, और ठीक पीछे करीब 2-3 फीट के ऊपर सीढ़ी थी, मैं रोल कर गया नीचे, क्योंकि जो जंप किया था टेररिस्ट, उसने ग्रेनेड लॉब किया था। अच्छा, वो ग्रेनेड भी फूटा, उसी सेकेंड्स के अंदर सारे इनकाउंटर हो रहे थे, कोई इसमें गैप वैप नहीं था। सीढ़ी में मैं रोल किया, और ये दोनों भी अंदर ही फंसे हुए थे, और मैं दीवार पकड़ के, जब मैं, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा, तो मुझे लगने लगा कि मुझे गोली लग गई है। तो गोली तो ऐसे ही लगती है जो मैंने देखा है, कई लोगों को गोली लगते, खोपड़ी फटते, इंजर्ड कंडीशन में मैंने इवैक्यूएट किया है, कई उसमें बच्चे भी हैं, कई शहीद भी हो गए हैं। तो हमने सोचा इसमें तो ऐसा देखा है मैंने कि बॉडी जाएगी गांव पे, क्रेमेशन होगा, एट्सेट्रा। कुछ बुरे ख्याल भी आए, लेकिन मैं नीचे आया, मैंने एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा देखो कितने टेररिस्ट हैं मुझे नहीं पता, एक को तो मार दिया, 2 लोग हमारे अंदर फंसे हुए हैं, बलवीर को गोली लग गई है, घर को घेर के रखना, छोड़ना नहीं। एक तो मॉर्निंग, जब अर्ली मॉर्निंग, जब सनराइज़ होगा तो क्लियर पता लगेगा, मुझे हॉस्पिटल भेजो, मेरा B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो उन्होंने तुरंत मुझे जिप्सी में डाला, हमारे जवानों ने मुझे हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में गया, पहले मेडिकल कॉलेज गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज से उन्होंने जब मेरी बॉडी एग्जामिन की तो उन्होंने बोला आपको तो 7 गोलियां लगी हैं, और एक गोली आपके पेट में है, तो एक हैमरेज है, इंटेस्टाइनल हैमरेज है। तो हमने कहा कि मुझे अब मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दो। मैं होश में था, मैं बात कर सकता था, मैं पूरा ओरिएंटेड था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मिलिट्री हॉस्पिटल उन्होंने मुझे डिस्पैच कर दिया। इट टुक 15 मिनट्स। हाथ को फट्टे के साथ थोड़ा सिक्योर कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने इंट्रावेनस लगा दिया था, जिस पे ड्रिप लगनी शुरू हो गई थी, जो भी लगाया हो, बट समथिंग वाज इन बॉटल। और पेट ऐसे ही था, पेट को तो उन्होंने खोला नहीं था, और कपड़े वपड़े सब ऐसे ही पहने हुए था मैं। मिलिट्री हॉस्पिटल गया तो OT तैयार थी, उन्होंने, अब पीछे ऑपरेशन में क्या हो रहा है वो उसमें मुझे नहीं पता। उन्होंने एग्जामिन किया, ऑपरेट किया। अगले दिन 11 बजे मेरी एनेस्थीसिया से मैं असर से बाहर आया, तो ICU के अंदर था। देन आई सा डायरेक्टर जनरल BSF, माई वाइफ, 15 कोर कमांडर। दे एंटर्ड स्लाइटली इनसाइड, और DG ने बोला कि वी आर वेरी सॉरी दैट यू आर सो क्रिटिकली इंजर्ड,
बट वी डिस्कस विद द डॉक्टर एंड योर लाइफ शुड बी सेव्ड, दैट मच वी आर वेरी श्योर एंड कांग्रेचुलेशंस। तो उस कांग्रेचुलेशन का मैं दोनों बड़ा कंट्रडिक्टिव बात थी, उसका तो मैं मतलब समझा नहीं कि ये बधाई चोट लगने की मिल रही है कि किसकी बधाई है। देन ही टोल्ड कि गाजी बाबा इज द हिस्ट्री एंड यू मेड प्राउड ऑल ऑफ अस। अच्छा, तो गाजी बाबा कौन था उन तीनों में? गाजी बाबा वाज द वन हु वाज किल्ड और द वन हु जंप्ड? नहीं, हु वाज किल्ड इनसाइड, हु वाज जस्ट, जो जंप किया वो तारिक भाई था। अच्छा, जो गाजी लटका बाबा हुआ था, जो लटका हुआ वो था, मेन था, वही एक्यूज। अच्छा, जो सबसे पहले मरा, सबसे पहले मारा वो था गाजी वो बाबा। पहले झटके में लग गई गोली उसको, क्योंकि इतना क्लोज इनकाउंटर था ना कि आप आंख बंद करके भी फायर करेंगे तो गोली लगेगी। डिस्टेंस तो थी ही नहीं ना, छोटा सा रूम होगा, कमरे के अंदर हुआ सब। छोटा सा रूम होगा, स्टोर होगा एक, हाँ, छुपने उस के लिए। हाइट से बाहर अगर आ जाता वो और अंदर फाइट होती तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन हो सकती थी कि किसको पहले लगती किसको बाद में लगती। उसमें भी न्यूमेरिकली हम ऊपर थे, लेकिन उसको एग्जिट पॉइंट का एरिया इतना छोटा था कि उसको मरना ही था। और जो इमीडिएट रिएक्शन हुआ उसका रिजल्ट रहा, नहीं तो सीढ़ी पकड़ के भाग भी सकता था वो, या वो भी टेरेस से जंप कर सकता था, नीचे मारा जाता, बच जाता है, वो तो बाद की बात थी। बट फाइनली प्रोबब्ली दैट वाज द लास्ट डे, और उसकी किस्मत वहाँ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद उसको शायद लाइफ उसकी वहीं थी, और हमको बचना था, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने गोलियों का पूरे जब होश में आया और जिधर से मैं बॉडी खींच रहा हूँ उधर टाँके लगे हैं, स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ड्रेन पाइप लगी है, तो यूरिन कैथेटर लगा है, तो ब्लड की लाइन चल रही है, तो इंट्रावेनस चल रहा है, तो पूरा शरीर एक बड़ा टिपिकली जैसे फिल्मों में आप पट्टियों में लोगों को देखते हैं ना, कुछ अजीब सा जिंदा मुर्दा टाइप सीन था। तो लेकिन बच जाने का बड़ा सुकून भी था। और फिर मैंने पूछा बाकी साथी कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली वन शहीद बलबीर सिंह इज़ नो मोर, रेस्ट ऑफ योर कोलीग्स आर फाइन, दे आर हेल एंड हार्टी, दे आर एडमिटेड इन डिफरेंट रूम एंड हॉस्पिटल्स। तुम्हारा सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। और मुझे आपने बताया आपके पास अभी बॉडी में आप एक गोली लेके चल रहे हैं 23 साल से। वो लगता है रिकोशे होके, डायरेक्ट हिट ना होके, किसी हार्ड पॉइंट पे हिट होके रिकोशे होके बॉडी में घुसी मेरे। नहीं तो उस गोली की वेलोसिटी ऐसी होती है कि उसको बॉडी में रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लेफ्ट ग्रेटर सियोटिक नॉच के ऊपर फंसी हुई है, यूरिन ब्लैडर के ऊपर। अच्छा। एंटर करते समय उसने फेमरल नर्व मेरा डैमेज कर दिया, L234 स्पाइनल कॉर्ड का, और उसने स्पाइन के अंदर इंटेस्टाइनल रप्चर किया। और वो अंदर बैठी हुई एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि MRI टेस्ट नहीं मेरा हो पाता, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस टेस्ट मेरा नहीं हो पाता। कुछ इश्यूज हैं, डॉक्टर्स मना कर देते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में बुलेट घूम जाएगी। ऐसा एम्स ने एक सर्टिफिकेशन दिया है मुझको, आफ्टर टेस्टिंग अ सैंपल बुलेट इन देयर मैग्नेटिक फील्ड। तो वो सर्टिफिकेट लेके मैं घूमता हूँ, घर में बता रखा हूँ, दोस्तों को बता रखा हूँ कि कोई मेरे साथ इत्तफाकी ना इत्तफाकी हो तो मेरे MRI मत करवा देना, नहीं तो वो गोली जो उस समय नहीं कर पाई बाद में कर देगी। तो उन्होंने कहा यार ठीक बात, अच्छी बात है, बता दिया। तो उसको गोली को निकाला, 6 गोलियां निकल गई। 6 तो अपने आप ही निकल गई फाड़ के। अच्छा, वो फाड़ करके निकल, बॉडी को यहाँ से निकली, वहाँ से निकल गई। मेरे यूनिफॉर्म में मेरी होल है, यूनिफॉर्म में पूरा होल, तो इससे ज्यादा वो यूनिफॉर्म रखी होगी आपने पूरा सजा करके। बड़ी शानदार होल है, कहाँ से घुसी कहाँ से निकली, एक एक होल उसका उन गोलियों को बयान करता है कि कैसे मैं बचा। एंड होल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बुलेट्स आई हिट ऑन माय बॉडी, क्योंकि कुछ यूनिफॉर्म के लूज पार्ट होते हैं, लूज पार्ट से भी कुछ निकली हैं। उसने गोलियां मारने में कोई कसर नहीं रखी। उसने 30 राउंड की मैगजीन होती है AK-47 की, लगता पूरा ही फायर कर दिया होगा, ऐसा लगता है मुझे। तभी तो इतनी लगी, और कुछ नहीं लगी, और कोई एक आध लगी तो अंदर ही रह गई। तो ये तीनों टाइप की चीज़ हुई। तो बस उसके बाद से सर्जरीज हुई। 2007 में इंटेस्टाइन की 3 सर्जरी हुई। अभी भी पीरियडिकली एंटीबायोटिक लेता रहता हूँ। रिटेंशन प्रॉब्लम है, और राइट हैंड तो हील अप हो गया, लेकिन यहाँ सबक्यूटेनियस कभी कभी पस बन जाता है। लेकिन इस हाथ से मैं थोड़ा टेनिस वेनिस भी खेलना शुरू कर दिया। अरे वाह, हाँ, आई एम डूइंग दैट। आई वर्क, आई टेक माय कंप्लीट, आई पुट द कंप्लीट फिजिकल एंड्योरेंस लोड ऑन माय बॉडी। वेरी गुड, आई एंजॉय दैट। अरे वाह। और आपकी एज है इस समय 64? पढ़ 64 आपकी एज है इस समय? 64 आई एंटर्ड। हाँ, 63 कंप्लीटेड। मतलब यू आर 62 बॉर्न? 63 मार्च। अच्छा, अभी इसी मार्च में कंप्लीट किया। अच्छा, ओहो, 14 मार्च को। मुझसे 1.25 साल बड़े हैं। हाँ, इतना ही बड़े हैं हम एक ही एज के हैं। एक ही एज के हैं। तो ये एक ऐसी जिंदगी की एक कहानी रही जिसमें गोलियों के स्कार निशान हैं, कुछ जिंदा भी अंदर हैं। तो गोली लेके घूमते हैं। सो नाइस। अच्छा, तो इस गोली को निकाला क्यों नहीं? निकालने के लिए उनको वास्कुलर सर्जरी, पूरा हिप बोन काट के उनको इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। और गोली डॉक्टर्स इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं। कई बार वही देखते हैं ना कि ये गोली अगर अंदर कहीं लॉज्ड है और रेस्ट कर रही है एंड इट्स नॉट डैमेजिंग यू राइट नाउ, तो उस तक इन्फिल्ट्रेट करके पहुंचना में भी कोलेटरल, कोई नर्व कट जाए, अभी वो रेस्ट कर रही है, उस पर फ्लैश और उन चीज़ों की कोटिंग हो गई है, तो उसको डिस्टर्ब करना कितना उचित है। फ्रैंकली स्पीकिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ लोग रेडी हैं, वो करने को तैयार हैं, लेकिन एम्स कहता है डोंट अंडरगो दिस एक्सपेरिमेंट, लीव इट एलोन। कभी ऐसी मजबूरी होगी तब देखा जाएगा, वो तो हम ही निकाल देंगे। तो मैं भी उसको सारी जांच पड़ताल करा के कंप्लीट रेडीनेस के बावजूद भी नहीं निकलवा पाया, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी सर्जरी है वो।
वो ऐसे जगह फंसी है कि आप क्या बोल सकते हैं, अगर वो पीछे से इन्फिल्ट्रेट करें तो पूरा उन्होंने हिप बोन काट के अंदर जाना पड़ेगा, और यूरिन ब्लैडर के साथ बिल्कुल टच है। और 23 साल में कोई मुश्किल हुई भी नहीं है? मुश्किल उसके पड़े रहने से तो नहीं हुई, वो अंदर आते समय, अपने ट्रेवल करते समय जो डैमेज कर गई वो तो कर गई, वो तो गोली निकालने के बाद भी वो डैमेज जो कर गई वो मेरे साथ है, लेकिन उसको निकलवाने के प्रोसेस में कोई और झंझट हो जाए वो मैं अभी इमीडिएट लेने के देने पड़ जाए। एग्जैक्टली, इसीलिए दैट इज द रीजन। तो जब आपको कीर्ति चक्र मिला तो कैसा लगा? जनरली ये डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड है और बीएसएफ या अन्य सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज को मिलता नहीं है, या सिविलियन को मिलता नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स को ही मिलता है। ये बड़ा रेयर केस है कि वीरता के लिए ये अवार्ड एक जिंदा इंसान को मिला है। एग्जैक्टली, जिंदा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो अवार्ड जब डिक्लेयर हुआ तो एक बार को ये लगने लगा कि बड़ी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हमको मिली है, और 26 जनवरी 2005 को डिक्लेयर हुआ है। तो न्यूज़पेपर, जब पहला न्यूज़पेपर 26 जनवरी का जो डिक्लेरेशन है 25 की रात को पता लग जाता है, तो 25 की रात को मुझे इन्फॉर्मली पता लग गया था कि शौर्य चक्र बलवीर सिंह को मिला है, कीर्ति चक्र मुझको मिला है, और वो ऐसा वर्ष था कि उस वर्ष बीएसएफ कार्मिकों में 6 लोगों को शौर्य चक्र मिला था विभिन्न ऑपरेशंस के लिए, और यह अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड था। और इस ऑपरेशन में कुल 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले थे, जो कि 71 वार में किसी भी ऑपरेशन में मिले हुए गैलेंट्री से भी ज़्यादा थे। एक सिंगल टेरर ऑपरेशन में 12 गैलेंट्री अवार्ड बहुत ही रेयर है, इफ़ यू सर्च द हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो जब पहला फ्रंट लाइन न्यूज़ था कि कीर्ति चक्र टू गाजी बाबा स्लेयर, और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके जितने न्यूज़पेपर थे उसमें सारी न्यूज़ भरी हुई थी, बहुत गौरव महसूस हुआ। फिर पता लगा कि यह अवार्ड आपको अशोका हाल राष्ट्रपति भवन में मिलेगा, डिफेंस इन्वेस्टिगेशन सेरेमनी में, जिसमें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम स्वयं देंगे, और उसमें पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए गेस्ट, एंड दे आर गिवन द प्रॉपर प्रोटोकॉल टू विटनेस द एक्चुअल सेरेमनी अलॉन्ग विद योर लेडी वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो एक बड़े गौरव का क्षण था, और एक बीएसएफ अधिकारी के लिए सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री वीरता पुरस्कार जो कि आर्मी देती है, यानी गृह मंत्रालय इसको वेट करके आर्मी को रिकमेंड करता है रक्षा मंत्रालय को। ये एक ऐसा अवार्ड है जो 2 मंत्रालयों में जाता है, क्योंकि हम तो गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, बट ये अवार्ड रक्षा मंत्रालय अप्रूव करता है, और जब वो इस बात के योग्य पाता है कि ये अवार्ड वाकई में दिया जाना चाहिए, तब वो देता है। तो बहुत गौरव महसूस हुआ, और मतलब क्या बता सकता हूँ मैं, वो ग्लोरी, वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट, वो अचीवमेंट को अभी भी दिल के साथ जोड़ के रखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इंजरी की बात की आपने कमबैक किया या अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली? देखिए, इंजरी तो हुई 30 अगस्त 2003 को, और आप सोचिए कि मैं हॉस्पिटलाइज था, और हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड से ही दिसंबर 2000 में मैं एक कोर्स में गया जो कि मैंडेटरी प्रमोशन कोर्स था। मैं एम्बुलेंस में लाया गया केरला एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन हॉस्पिटल से, मेरे कोलीग मुझे लिटा के गए एकेडमी, वहाँ मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। हालांकि कोर्स में मुझे कंसेशन दिया गया, मैं लेट के क्लास अटेंड कर सकता था, और 31 दिसंबर 2003 को मैंने कोर्स पास किया। सेम ईयर 1 जनवरी को मैं वापस आया। उसके बाद मेरा 2004 रिकवरी पीरियड निकला, लेकिन मैंने फिर एज ए जीएम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट वर्कशॉप साउथ दिल्ली मेरी पोस्टिंग हो गई थी, मैंने उसे ज्वाइन किया, और अपने ऑफिस के अंदर मैं एक बेड बना लिया था फिजियोथेरेपी के लिए, और इंट्रावेनस दवा लेने के लिए स्टैंड लगा लिया था। मैं ऑफिस जाता था, यूनिफॉर्म में काम करता था, थक जाता था, लेट जाता था। अपने यूनिफॉर्म को, अपने बिल्कुल उसको फोर्स को दोबारा से आपने ज्वाइन कर। उसके बाद देखिए, कितने दिनों में ज्वाइन कर लिया आपने, कितने महीनों में? मैंने ज्वाइन कर लिया था अप्रैल 4 में ज्वाइन कर लिया था, इंजरी के करीब 6-7 महीने बाद। 6 हाँ, ज्वाइन ही नहीं किया। फिर मेरा अगस्त 2004 में प्रमोशन आया, तो प्रमोशन के बाद मैं अपना काम वैसे ही करता रहा जैसे करना चाहिए। एंड जब मेरी इंटेस्टाइन ख़राब हुई तो मुझे ऑपरेट करके मुझे बैग पे कर दिए थे, यानी मेरा नेचुरल स्टूल रूट क्लोज था। उस बैग के क्लिप को भी मैं यूनिफॉर्म के बेल्ट में फंसा के जाता था, डिपॉजिट होता रहता था, वॉशरूम में गए, क्लीन किए, फिर आ जाता था। कोलोप्लास्ट की किट होती थी, 4 दिन में चेंज कर लेते थे, घर में कोई चेंज कर देता था, पाउडर वाउडर लगा के वहाँ के हेयर वेयर हटा के। कई बार वो खुल जाता था तो कपड़े को दबा करके आँत को रखना पड़ता था, क्योंकि वो कंटिन्यूस मूव करता रहता था, आँत मूव करती थी, उससे डिस्चार्ज आता रहता था। इधर इन्फेक्शन हो गया तो 6 महीने बाद दूसरे साइड में खोल करके उन्होंने बैग लगा दिया, और लास्ट में जब लाइफ जाने लगी इतना मुश्किल हो गया साथ में कि एम्स ने डिसाइड किया, एम्स ने बोला कि यू हैव टू गो अंडरगो मेजर सर्जरी, लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी, लेकिन तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब ये कब की बात है? ये बात है मार्च 2007 की। अच्छा। तो मैं अप्रैल में एडमिट हुआ, मेरी सर्जरी 27 अप्रैल 2007 को फिर हुई। फिर अगस्त में रक्षाबंधन के दिन 3rd सर्जरी हुई। उसके बाद 10 दिसंबर 2007 को 4थी सर्जरी हुई। 4 बार में इंटेस्टाइन रिपेयर हुई। पहली बार में उन्होंने कट करके हटा दिया, बैग पे रखा। दूसरी बार उन्होंने अंदर एनल पाउच कार्व किया,
और उसको हील करने के लिए छोड़ दिया बैग के साथ। फिर 4 महीना वैसे रहा। स्कार अभी सूखते नहीं थे कि अगले कट का नंबर आ जाता था। तो लास्ट सर्जरी दिसंबर 2007 में हुई। और जिस सर्जरी की एक रात पहले मैं संगम सिनेमा हॉल में पिक्चर देख के आया, नर्स को बोल के मैं 3 घंटे बाद आऊँगा। और अगले दिन, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी परेशानी झेल। आपको पता था कि अगले दिन मेरा हाँ, तो शेड्यूल ऑपरेशन था ना, तो ड्यू था मेरा लिस्ट में। लेकिन वही एक सर्जरी थी कि सीरियल नंबर 4-5 के बाद मेरी सर्जरी हुई, क्योंकि जनरली एम्स लांगर सर्जरी को नंबर 1 पे रखता है। तो जो दिसंबर 7 वाली सर्जरी थी, मूवी देखिए, ऑपरेशन तो आपका मेजर था, तो एक रात पहले जब मूवी देख रहे थे तो ध्यान मूवी में था या तो नहीं? मूवी इसलिए था कि मैं इतना खराब सीन देख चुका था कि मैं कह रहा था कि अगले दिन वाली जो सर्जरी है उसके कंपेरिजन में सबसे छोटी है। अच्छा, ओके। तो हाँ, तो 1.5 घंटे में निपट जाएगी, 2 घंटे में आ जाऊंगा कमरे में। होता है ना कि जब लाइफ में देखिए ना, शरीर के अंदर भगवान ने इतनी कैपेसिटी दी हुई है कि जब अब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मेरी जब पेट की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर्स मजाक में कहते थे दाहिने पैर का दर्द पता लग रहा है क्या? मैंने सर नहीं लग रहा है। बोले इसलिए नहीं लग रहा बेटा कि तुम्हारे पास बड़ा दर्द आ गया है। हाँ। तो छोटा दर्द ये देखिए, थोड़ा सा खड़ा होकर दिखाएंगे। ये कंप्लीट, थोड़ा खड़ा होकर, ये कंप्लीट है। ये स्कार की है लंबाई देखिए, एट इंडेंटेड फ्रॉम हियर। ये एक बैग यहाँ लगा था, 1 साल बाद बैग यहाँ लगा, और ये तो पूरा ही अड़ा हुआ है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी झेल चुके हो ना, इट शॉर्ट एंड इसका इतना छोटा हो गया। अच्छा, हाथ में आपको छोटा हो गया? वो इसलिए कि उड़ गया ना, ये पार्ट है। तो रिपेयर करने के बाद इसकी लेंथ छोटी हो गई, और इसमें हड्डी बाएं पैर से निकाल के डाली हुई है काट के। इसमें बोन तो थी नहीं, और ये स्क्रू है प्लेटेड, इसमें 12 स्क्रू हैं, 2 प्लेट है, और ये उसका नोक दिखता रहता है। इसको बड़ा केयरफुल रहता हूँ मैं। इस पर कवर भी लगाता हूँ जो मैं थैले में रखता हूँ, कहीं इसका रगड़ न लग जाए, क्योंकि सब क्यूटेनियस बबल हो जाता है। फिर आई हैव टू अंडरगो फॉर 10 days एंटीबायोटिक, कि कहीं भी कोई इन्फेक्शन होगा तो झंझट हो जाएगा। कितने एंटीबायोटिक्स खाए? हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी मेरी 3 दिन पहले बंद हुई है सेट्रोजिल O, जो कि पेट के लिए, क्योंकि इस सर्जरी के बाद इसका पूरा जांच करवा रहे हैं आप? करा रहा हूँ मैं, रेगुलर जाता हूँ। कोलोनोस्कोपी एम्स करता है, सब ठीक है? बायोप्सी वो करते हैं। हाँ, मैं स्कैनर पे हूँ उनके, और हालांकि पाउचाइटिस हो गया, जो पाउच बना है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, बट एम्स कह रहा है कि इसी के साथ आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम दोबारा, अब कुछ हमारे पास बचा नहीं है करने को। बहुत ख़राब सिचुएशन आएगी तो फिर काट करके आपको थैले पे डाल देना पड़ेगा टिल योर लाइफ। तो उससे तो ये बेटर लाइफ है, जब तक चला सको चलाओ। मैं भी इसको लेके बहुत परेशान नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेडिकल ट्रुथ जब पता लग जाए, है ना, तो उस हिसाब से वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पर बोलना अच्छा। मौत के कितने करीब गए? इंच? हाँ, इंच, और आप कह लीजिए कि बस हुई नहीं मौत, बाकी तो मौत होने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स थे वो तो हम पार कर ही चुके थे। तो आप ये कह सकते हैं कि मौत से वापस आए कि जब आप अंतिम यात्रा के बारे में सोचना शुरू कर दें। ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में कुछ लोगों के कि दे स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट इज़ गोइंग अहेड। तो मैं ये सोचना तो शुरू कर दिया था, लेकिन मैं ब्रेन से ठीक था, हिम्मत थी, और मैं चल सकता था, बोल सकता था। फिर दिमाग में एक रिबाउंस आया कि नहीं, तुम दिमाग से ठीक हो, कर सकता। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, तुझे कर सकता हूँ मैं। अच्छा, अस्पताल तक पहुँच गया, अरे ठीक हूँ, ओटी में पहुँच गया, ठीक हूँ। तो मैंने सोचा इसका मतलब ये ठीक है, हाँ, इसका मतलब कि जो सिग्नल सेंटर है ना अपना, वो ठीक चल रहा है। इस सारे एनकाउंटर में जो आप लोग करते थे, इसमें टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट था? ये रिजल्ट ही टीम वर्क का है, क्योंकि आतंकवादी कश्मीर में जिस तरह के आतंकवादी आते हैं और पाकिस्तान से ट्रेन होके आते हैं, उनकी जो क्वालिटी और कमिटमेंट है उसको अकेला कोई पूरा नहीं कर सकता। तो ये टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इनकाउंटर में इतने मुख्तलिफ लोगों के रोल हैं, किरदार हैं। कोई कवर कर रहा है, कोई कार्डन लगा रहा है, कोई अंदर घुस रहा है, घुसते समय उसको सपोर्ट चाहिए होता है, कम्युनिकेशन सपोर्ट चाहिए, बैकअप चाहिए, इंजरी हो गई उसका इवैक्यूएशन चाहिए, और मर जाएं हम लेकिन टेररिस्ट भागना नहीं चाहिए। हमारे इनकाउंटर से भाग गया तो हमारे मुंह पे तो कालिख लग गई, हमारा मोराल तो ज़मीन पे चला गया। मैं फिर लोगों को कैसे फेस कर पाऊंगा कि मेरे इनकाउंटर से टेररिस्ट भाग गए। हालांकि ये हो जाता है कई बार। पाकिस्तान से थ्रेट, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? आप थ्रेट को ख़त्म नहीं कर सकते, आप थ्रेट को कंटेन कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, और बिफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि पाकिस्तान हेट इंडिया बुनियाद पे ही बना है, और पाकिस्तान में जो करंट रिजीम है या पहले भी रिजीम रही है, उसका सर्वाइवल ही हेट इंडिया पे है। तो जो एक पावर लॉबी है, एक जो पावर सेंटर है पाकिस्तान का, उस पावर सेंटर का जब
ऑक्सीजन ही एंटी इंडिया है तो वो तो करेगा 3250 किलोमीटर लैंड बॉर्डर के ऊपर वो कोशिश करता रहेगा, क्योंकि उसी पर उसकी रोजी रोटी टिकी हुई है। तो ये तो होगा। हम ये प्रयास नहीं कर सकते कि पाकिस्तान हेट इंडिया पॉलिसी को रिव्यू करे, वो हमने बहुत कर लिया। लास्ट किया था हमने 2016 में, जब वर्तमान प्रधानमंत्री अनशेड्यूल नवाज शरीफ के घर उनके माता का हाल चाल लेने चले गए बर्थडे पे गए थे, वो लास्ट हुआ, बर्थडे पे गए थे बर्थडे पे शायद, हाँ, वो लास्ट था। शायद अफगानिस्तान गए थे और बीच में वहां से आ गए वो, ठीक है, दैट वुड हैव बीन अ गुड जेस्चर एंड पार्ट ऑफ इट। लेकिन इन 10 सालों में 2016 से 2026 कोई फर्क इन 10 सालों में नहीं हुआ। क्या क्या किया पाकिस्तान ने? तो उसकी कोई मंशा है क्या भारत के साथ रिलेशनशिप उभारने की? अब सवाल ये है कि आप उसको काउंटर कैसे करेंगे? आप उसको काउंटर करने के तरीके ये हैं कि आपका इंटेलिजेंस ग्रिड बहुत ही आले दर्जे का होना चाहिए आज की तारीख में, आपका वर्क इस पे बहुत अच्छा चलना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जो हमारे वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जो हमारे फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन को भी हम इंटरनली एड्रेस करें, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे लेह हो, पंजाब हो, एनी एरिया विच कैन बी यूज्ड बाय पाकिस्तान टू ट्रिगर अनरेस्ट और टू ट्रिगर एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया इनसाइड इंडिया, हमको वो एरिया भी पकड़ के रखना पड़ेगा। थर्ड इशू ये है कि हर हाल में पाकिस्तान के साथ एग्रेसिव पोस्चरिंग बहुत ज़रूरी है। एक एग्रेसिव पोस्चरिंग पाकिस्तान समझता है, और वो कैपेसिटी बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस पे, क्योंकि जब एट द पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने ना सा विद्या न तद्धनम, क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ रेकनिंग आपके आर्मरी में जो है वही काम आएगा, आपको आज के वर्ल्ड में, आज के वर्ल्ड ऑर्डर में कोई आपको डोर डिलीवरी करने नहीं आएगा जब वक्त आएगा। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी, और बाकी तो जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, अपने को इम्प्रूव करना है, सब तो पैरेलल चलता रहेगा। गाजी बाबा वाले ऑपरेशन का नाम क्या था? उसका नाम ही था मिशन इम्पॉसिबल। अच्छा अच्छा, हाँ, उसका नाम ही था, हमारे आईजी ने उसका नाम रखा था मिशन इम्पॉसिबल। तो आपका जो गाजी बाबा वाला ऑपरेशन था जिसका नाम था मिशन इम्पॉसिबल, इसके बाद का कोई और एनकाउंटर? देखिए, वो फिजिकल इनकाउंटर तो मेरा लास्ट था मेरे लाइफ का, लेकिन अच्छा, उसके बाद आपने उसके बाद मैं फिजिकली इस परिस्थिति में हालत में रह नहीं गया था। आपका पेट हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ड्यूरेशन में बहुत सारे टेरर नेटवर्क के अगेंस्ट काम करने का, उनका खुलासा करने का, उनकी गिरफ्तारी, उनकी पकड़ धगड़, उनको जेलों में डालना, उनके खिलाफ प्रोविज़न ऑफ लॉ के तहत ट्रायल करना, इन्वेस्टिगेट करना, टेरर नेटवर्क का उजागर करना, आईएसआई नेटवर्क का उजागर करना, ये सब काम हमने 2009 से 2018 के पीरियड में किया, जिसको कॉम्बैट फाइटिंग के कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते, लेकिन एंटी टेरर ऑपरेशन का वो एक अलग आयाम था, एक अलग डायमेंशन था। वो एक लंबी लिस्ट है, उसके बाद भी मैं कहीं 2 साल काम किया, जो मैं से ऑफ कैमरा पे बात करूंगा। तो ये सब काम मैंने किया, और ये सबके एक अलग अलग मज़े हैं इसके, मतलब उसका एंजॉयमेंट फैक्टर ही अलग है। जब आपके साथ में इतना बड़ा एक हादसा हुआ, आप साथ गुजरने लगी, आपकी हिम्मत तो जॉब नहीं दी, लेकिन आपकी फैमिली की हिम्मत कैसी थी? वो क्या चाहते थे? टफ था। वाइफ के ऊपर बहुत ट्रॉमा का असर रहा, माइंड में आज भी है। बच्चों ने फिजिकली वो सीन देखा है, क्योंकि मैं उस ब्रीड का ऑफिसर हूँ जिसके 4 बच्चे श्रीनगर, तीनों बच्चे श्रीनगर में ही 4 साल पढ़े। हमारे बड़े बेटे का बोर्ड श्रीनगर से है, केंद्रीय विद्यालय से, लाल चौक के उसी चौराहे से स्कूल बस जाती थी, और बच्चे जब तक 1-1.5 बजे तक वापस नहीं आ जाते थे हम इंतजार करते थे। लकीली स्कूल बस पे कभी अटैक हमारे नहीं हुआ। दे वर जस्ट सिटिंग लाइक डक इनसाइड द बस, और लाल चौक, शहीदगंज, बटमालू से ही बस जाता था। तो 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 बोर्ड करके बच्चे वहाँ से निकले, बड़ा बेटा। तो इनकाउंटर के दिन भी वो मेरे साथ ही थे। उसके पहले कैंपस अटैक हुआ था, तब भी साथ थे। उसके ऊपर एक सुसाइड अटैक हुआ था उससे पहले, जनवरी 2001 में, उसमें भी वो साथ थे। तो बच्चों ने ये कॉम्बैट सिचुएशन अपनी आंखों से देखा है, मोर्चे से, बंकर से टेररिस्ट मरते हुए देखा है। तो बच्चे भी वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहने के लिए आदी हो गए थे। और मेरे घटना जब हुई तो एक लाइफ थ्रेटनिंग घटना थी, तो एक जो शॉक लगा शुरू में कि ही इज़ नो मोर, एक टीवी चैनल पे आ भी गया था कि आई एम नो मोर। उसके बाद मेरी लाइफ जब बच गई ना, तो मेरे क्रिटिकली इंजर्ड होने का ट्रॉमा तो दिमाग में था, लेकिन मेरे बचने का उनको खुशी भी बहुत हुआ। कहते हैं ना कि सर्वनाशे उत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, जब सर्वनाश की स्थिति आ जाए तो जो आपके पास बच जाता है आप उसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल जी। और वो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। हाँ, पता भी नहीं लगता, क्योंकि लेकिन जब बीमारी से उठते हैं ना तो लगता है यार लाइफ बड़ी वैल्यूएबल मजा है यार। लाइफ इतनी वैल्यूएबल होती है कि ये 84 लाख यून में एक ही मिला हुआ है, जैसा हमने सुना है, पढ़ा है। भगवान ने एक मौका आपको दिया है, तो जब आप लाइफ आपको सेकंड चांस देती है ना, वो पार्ट आप बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। अगर पहली पारी में 9 रन पे आउट हो गए और सेकंड में आपने सेंचुरी मार दी,
तो आप ये भूल जाते हैं कि पहले कभी जीरो पे भी आउट हुए होंगे। तो सब कुछ आदमी प्रेजेंट में जीता है, प्रेजेंट को एंजॉय करता है, ऐसा मेरा मानना है। इस टेररिज्म को, जितना भी टेररिज्म है इंडिया के अगेंस्ट, इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है और इसको ट्रैक कैसे करते हैं आप? टेररिज्म की फंडिंग के बहुत मल्टीपल चैनल्स हैं। बहुत सारे लोग फंड रेज करते हैं नॉन बैंकिंग चैनल से, और ये पैसा कैश में इकट्ठा होता है। और आज की तारीख में भी कैश पैसे को कन्वर्ट करना असंभव काम नहीं है भारत के अंदर भी, चाहे कितना भी रिजर्व बैंक इंडिया के गाइडलाइंस हो, जितने बैंकिंग गाइडलाइंस हो, और हवाला चैनल जो पहले से वेल इस्टेब्लिश्ड है वो आज भी काम कर रहा है। दूसरा होता है फेक करेंसी के थ्रू फंडिंग, जिसको टेरर फंडिंग फेक करेंसी बोलते हैं। पाकिस्तान उसका एपिसेंटर रहा है और बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल इसका मेन रूट रहा है। हालांकि डिमोनेटाइजेशन के बाद इस पर काफ़ी चेक भी हुआ है। थर्ड है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल चैनल से फंड रेज करते हैं, जिसमें नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा एरिया है। नारकोटिक्स इज सच ए बिग एरिया टू फंड द टेररिज्म इंटरनेशनली। वो कैसे? इवन जो गोल्डन क्रेसेंट है आपका, जिसमें कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और ये पूरा पार्ट आता है, तो अफगानिस्तान वगैरह के अंदर फॉर्मल प्रॉपर खेती होती है नारकोटिक्स की। नारकोटिक्स का वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन बहुत यूज़ है, और एक बड़ा छोटा वर्ग है गरीब लोगों का जो उसे यूज़ करते हैं। बाकी हाई एंड लोग पैसे पे करके यूज़ करते हैं, और वही पैसा जो है वो पैसा कन्वर्ट होता है सेल प्रोसीड के अंदर। सेल प्रोसीड में कन्वर्ट होकर के ये पैसा टेररिज्म के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जैसे अलकायदा, आइसिस। अलकायदा ने तो अपने वर्ल्ड वाइज बिजनेस उनके बहुत सारे थे, रियल इस्टेट में बहुत पैसा उन्होंने डाला था, ट्रांसपोर्ट के अंदर पैसा डाला हुआ था, जिन पैसों से फंड इकट्ठा होता और आता है। बाकी मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री भी पैसा रेज करने का भारत के खिलाफ टेररिज्म में उनका बहुत बड़ा रोल है। एनजीओज़ हैं, इंडिविजुअल देने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी ओनर्स हैं जो इसको पे करते हैं। और पाकिस्तान में तो 100 रुपये की दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर भी शाम को 10 रुपये ज़कात के लिए डोनेशन बॉक्स में डाल के जाता है। तो भारत टैक्स पेयर के पैसे से टेररिज्म काउंटर करता है, लेकिन पाकिस्तान ज़कात के पैसे से हमारे खिलाफ टेररिज्म चलाता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। आप इस समय जो वॉर चल रही है यूएस, इजराइल और बनाम वेस्ट एशिया का वॉर, हाँ, इसमें आप इसको क्या देखते हैं? आपके क्या ओपिनियन है इसको लेकर? इसको देख के मेरी लार्जर ओपिनियन ये है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये वार बड़ा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। इस वार की नैतिकता और इसके शुरू किए जाने के ग्राउंड्स को लेके ही अब क्वेश्चंस होने लगे हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि टेरर एंटी टेररिस्ट फ्रंट का चीफ केंट ने आज मॉर्निंग में रिजाइन दे दिया अमेरिका में। जो ट्रंप का सबसे ट्रस्टेड आदमी था, ही रिजाइंड इन द मॉर्निंग, अच्छा, saying that the entire ground on which the war has been fought are being fought is totally farce। एक इतनी बड़ी कंट्री का काउंटर टेररिज्म का चीफ ऐसा बोल के रिजाइन दिया है। और रिजाइन ही नहीं दिया है, इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट आदमी ने रिजाइन दिया था, उसको उसने ज्वाइन कर लिया कि मुझे इसमें कोई विजडम। और उसकी वाइफ देखिए, आइसिस के खिलाफ लड़ते हुए 2019 में उसकी वाइफ खुद मारी गई थी। उसकी वाइफ भी एंटी टेरर टीम में थी, और वो आइसिस ने 2019 में सुसाइड बमिंग करके उसकी वाइफ को मारा था। और अपनी वाइफ से पैदा होने हुए 2 छोटे बच्चों को वो खुद पाल रहा था एज ए फादर विदाउट रीमैरिंग। दैट पर्सन रिजाइन टुडे। मैं ये बात कह के प्रो ईरान या अगेंस्ट यूएस कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ईरान भी दूध का धुला नहीं है। ईरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टूडेज वार, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। व्हाट आई वांट टू से दैट आज की तारीख में वर्ल्ड ऑर्डर में अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को आप सेट करने का सोचते हैं। ये ट्रेंड ही गलत है। इतना बड़ा ग्लोब है, जीवित लोगों की यही एक भूमंडल है, धरती है, जो अभी तक वैज्ञानिकों ने खोजा है। और पूरे वर्ल्ड में इस समय वार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द वार्स आर इनिशिएटेड बाय द सुपर पावर्स। ये तो आप मानते हैं। हालत यहां तक हो गई है कि यह वार आम आदमी के चूल्हे इजराइल उसको अफेक्ट करने लगा है। तेल, पानी, चूल्हा, गैस, खाद पे बातें आने लग गई है किसी भी के लिए। तो बेसिकली इस वार का जिम्मेदार ईरान है, लेकिन वार का नाम देकर के उसके ऊपर जो अटैक किया है इजराइल और अमेरिका ने, ये अटैक करने के ग्राउंड्स भी बहुत जस्टिफाइड ग्राउंड्स नहीं हैं। ये आपको 100% बता दूं, आज की तारीख में पहली बार अमेरिका अलग थलग पड़ा है। नाटो कंट्रीज हैज रिफ्यूज टू सपोर्ट देम मिलिटरली। क्लियर कट सारे कंट्री का बयान आ गया कि वी डिसाइड आवर सिक्योरिटी अपॉर्टस एज पर आवर विश। तो अमेरिका एक बहुत बड़ी नाटो का संगठन लेके चल रहा था, वो आज की तारीख में खुद ही डिफाई कर दिया। होम फ्रंट पे उसके टॉप ऑर्डर लोग ने रिजाइन दे दिया कि भाई वी डोंट एंडोर्स दिस वार। ये तो इजराइल का वार है। इजराइल के वार में आप अटलांटिक के उस पार आकर के आपने वर्ल्ड में 400 मिलिट्री बेस बनाया है, और आप पूरे वर्ल्ड को इनसर्किल कर रहे हैं कि हम हर दुनिया में वो रिजीम चाहते हैं जो हमको अच्छा लगता है।
पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करेंगे, ये देश का काम है। 250 साल पहले से आपने अपने को प्रोग्रेस करना शुरू किया, यू आर ए सुपर पावर, दैट्स ओके। इकोनॉमिकली यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर ए मैन्युफैक्चरर, यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर, यू मे बी एनीथिंग, यू आर 3 times बिगर देन इंडिया, योर पॉपुलेशन इज जस्ट लेस देन यूपी, बट इट डजंट मीन दैट यू विल रूल द वर्ल्ड ऑर्डर। और ये एक शुद्ध शब्दों में दादागिरी का वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, कब तक चलेगा, कितना चलेगा, मैं इसे नहीं बोल सकता। इन सारे एनकाउंटर्स में इतने कुछ के अंदर स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते थे आप लोग? मैंने तो स्ट्रेस को और स्ट्रेस से मैनेज किया। जिस दिन इनकाउंटर नहीं मिलता था उस दिन मातम हम मनाते थे, बड़ा ख़राब दिन गुजरता था कि आज टेररिस्ट से पाला ही नहीं पड़ा। हाँ, आज तो मुझको कोई सस्पेक्ट ही नहीं मिला, आज टेरर एक्टिविटी वाला कोई बंदा ही नहीं हमको मिला, मतलब आज हमारा दिन ख़राब गया। जैसे किसी भी तरह का रोज़गार धंधा करने वाला आदमी अपना व्यवसाय के दिन उस टाइप के कैरेक्टर आदमी रिसोर्स का इंतज़ार करता है। चाय की रेडी लगाने वाला बेचारा चाय पीने वाले को इंतज़ार करता है। तो हमारा जो काम था ना, हम पूरे दिन सूंघते थे कि हमको मिलिटेंट मिल जाएं, और हमको मिल भी जाते थे। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूं, टेररिज्म एरिया में भी काम बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे फोर्सेज लगे हैं, लोग लगे हैं, सब काबिल लोग हैं, फाइटर हैं। ऑपरेशन उसी के पास चल करके आता है जो ऑपरेशन खोजता है। अगर आप ऑपरेशन नहीं खोजते हैं तो ऑपरेशन भी रास्ते में से मुड़ के चला जाता है। उसको पता है इसके दरवाजे पे जाऊंगा, इसकी शक्ल बिगड़ी हुई है, इसको कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं था? नहीं था, बल्कि आप खोजते थे कि खोजते थे ऐसा ऑपरेशन। स्ट्रेस आए। और आजा, आजा, उसके आजा। पीछे टीम बड़ी ज़बरदस्त थी। टीम का इतना ज़बरदस्त हमारे पास सपोर्ट था कि कुछ जगह एज ए कमांडर मैं थोड़ा हिल भी जाता था कि मैं क्या करूं कि ना करूं, लेकिन इतने डेयर डेविल अफसर थे, इतने डेयर डेविल ट्रुप्स थी कि उनका रिस्क मैनेजमेंट करने में हमको ज़्यादा टाइम लगता था। हर चीज़ के लिए तैयार है, चल चलेंगे। मैंने भाई प्रॉस एंड कॉन्स भी तो सोच लो। कह रहे सर क्या होगा, टेररिस्ट ही तो है। ठीक है, गोली चलेगी, इनकाउंटर होगा, शायद हमारा भी कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ नुकसान का और फायदे का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कोई ऑपरेशन ही नहीं कर पाएंगे। देख लेंगे, गन बैटल गन देख लेंगे। लेंगे। कितने साल की आपकी जर्नी रही बीएसएफ में? बीएसएफ में मेरी जर्नी 1987 में शुरू हुई थी। 1987? हाँ, बट मैं 22 में निकल लिया। वैसे तो 24 तक काम किया, 2 साल कहीं और भी किया। अच्छा, तो करीब 35 साल 24 और 13 ले लीजिए, 37 ईयर्स। 37 ईयर्स। ये मेरी एक्टिव। इस 35 साल में सबसे बड़ा लेसन आपने क्या सीखा? क्या आप कहना चाहेंगे ऑडियंस को? इस 35 साल में मैंने सबसे बड़ा लेसन जो ये सीखा कि ह्यूमन रिलेशंस आपकी सबसे बड़ी सक्सेस का कार्डिनल पॉइंट है। जो आदमी ह्यूमन माइंड को कंट्रोल नहीं रख सका, वो अपने हाथ में मिली चुनौतियों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इफ़ यू आर अ बेस्ट मैनेजर ऑफ ह्यूमन माइंड्स, ह्यूमन माइंड मे बी ऑफ एनी वैरायटी, एज अ कमांडर, एज ए मैनेजर, एज ए कमांडेंट, एज ए डीआईजी, एज ए कंपनी कमांडर, अगर आपने ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैपिंग कर लिया और उसको यूटिलाइज कर लिया, योर हाफ ऑफ द बैटल इज अचीव्ड। सो दैट इज द एरिया टू बी टेम्ड फर्स्ट, रेस्ट विल फॉलो। दैट इज व्हाट आई। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? ऑडियंस को ही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी थिंग्स आर नेवर अचीव्ड ऑन सॉफ्ट टर्फ। कोई भी कामयाबी मेहनत और मशक्कत मांगती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। टिकोफिकेशन मांगती है। हाँ। और डिफिटिस्ट माइंड सेट कभी कैरी नहीं करना, क्योंकि इंडिया की कई जनरेशन डिफिटिस्ट माइंड सेट में ही सुपुर्द खाक हो गई है, ये सोचते सोचते कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ थे ही नहीं। और उनके पास हिस्ट्री अवेलेबल है वे रिविजिट करने के लिए कि हम वर्ल्ड के पायनियर रहे हैं। इतना बढ़िया ब्रेन दुनिया में किसी कंट्री में नहीं रहा है। मैं इस पे आर्गुमेंट कर सकता हूँ डेटा के साथ। आखिर में मैं थैंक यू सो वेरी मच दुबे साहब, आप आए, आपकी कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है। मुझे ये पॉडकास्ट में ये 2 घंटे कहाँ गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। मुझे नहीं पता था कि आपके साथ में मेरा ये वार्तालाप जो है इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। मैं चाहता हूँ कि एक बार दोबारा से हम लोग आपकी लाइफ के वो सब के सब चैप्टर्स जो हमने नहीं खोले हैं उसको हम लोग खोल करके और पढ़े, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो बहुत कुछ सीखने वाला हूँ आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। आपने टाइम निकाला, इतने दूर आप आए हैं हमारे यहाँ पर, करीब 50-60 किलोमीटर दूर से आप आए हैं। ग्रेटर नोएडा रहता हूँ मैं। आप इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। यू आर थैंक यू सो वेरी मच। गेम चेंजर इन द पीपल्स लाइफ। जो आपने किया देश के लिए, वहाँ तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। हम आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जो आपने ड्यूटी दी है, अपनी जान को दिया है आपने, वो तो बच गए तो जान तो दे ही चुके थे आप। जो चीज़ आपने की हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहाँ छोड़ा था हमने? बहुत समझाना, मैं इतना मंत्रमुग्ध हूँ, आगे पॉडकास्ट कैसे जाने वाला है? तो इतना कोच कहूँ कि मुझे आता, अरे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। तो लास्ट सर्जरी दिसंबर में हुई, हील अप हुई, और सर्जरी से एक रात पहले मैं संगम टाकीज में पिक्चर देखने गया।
डिस्टर्बेंस होती है। It's okay. हाँ जी, वहीं से जो जिलाओ खाना लेके आओ।